नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न पीजीटी, टीजीटी, अदरवाइज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये टॉपिक नंबर 2 है, मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। मांग विश्लेषण से जितने भी आज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं इसमें, जो कि पहला टॉपिक था अर्थशास्त्र का परिचय वाला, टोटल कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर टॉपिक है मांग विश्लेषण। इस प्रश्न को आज हम लोग, जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, आज हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। बाएं से दाएं नीचे की ओर सामान्यतः मांग मतलब की है कि नॉर्मल जो मांग होता है ना वक्र, वो किधर से होता है? लेफ्ट से राइट की ओर। सेकेंड नंबर, मांग के नियम आधारित है। मांग के नियम आधारित है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक गुणात्मक कथन पर। क्या है? तो एक गुणात्मक कथन पर। 3 नंबर, मांग का नियम कहता है। मांग का नियम कहता है, क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीमत वृद्धि से मांग घटती है। कीमत में अगर कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं कि अभी लहसुन अगर वो 400 रुपया केजी है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं? उपयोग कम कर देते हैं। मतलब जो चीज़ का कीमत में वृद्धि हो जाता है ना, तो उसका मांग हम लोग क्या करते हैं? कम कर देते हैं। मतलब यूज़ कम करते हैं। कीमत में वृद्धि हुआ तो मांग घट जाएगा। चलिए, 4th नंबर, कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है। मतलब एडी, इसको क्या कहते हैं? एग्रीगेटेड डिमांड। कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल बिंदु के ऊपर से। कहाँ से? तो मूल बिंदु के ऊपर से। इसका इस तरह का बनता है, जैसे ऐसे हम लोग बनाएंगे ना तो इस तरह का बनेगा, ऐसे 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 इस तरह का बनेगा ये डायग्राम। 5 नंबर, संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से ज़्यादा खड़े ढाल होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य मांग जो होता है, नॉर्मल मांग वक्र, क्षतिपूरक मांग वक्र से ज़्यादा खड़े ढाल का होता है। बाकी बात BCD गलत है। 6 नंबर, किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता है? मतलब कांस्टेंट किसको नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो अस्थिर किसको माना जाता है? तो देख लेते हैं। अस्थिर ये हो जाएगा, पूरक वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, उपभोक्ता किया, ये सब स्थिर मान सकते हैं लगभग अप्रॉक्स में, लेकिन ये कीमत नहीं मान सकते हैं। 7 नंबर, सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल होती है। सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल होती है धनात्मक। 7 नंबर। 8 नंबर, मांग फलन है, कीमत का एक दिश। मांग फलन है, कीमत का एक दिश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता हुआ फलन है। कीमत का एक दिश मांग फलन है, घटता हुआ फलन। 9 नंबर, मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? मांग की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए, मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध प्रदर्शित करता है। इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। मांग तालिका किसी वस्तु की मांग की मात्रा तथा उसके मूल्य में फलनात्मक संबंध प्रदर्शित करता है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मांगी गई मात्रा में
अनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है तो डेल्टा क्यू बाय क्यू, डेल्टा क्यू बाय क्यू। ये क्या है? ये निम्नलिखित में से कौन मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से मांगी गई मात्राओं में अनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है तो डेल्टा क्यू बाय क्यू। 11 नंबर, जब मांग रेखा x अक्ष के समांतर सीधी रेखा हो तो मांग की लोच क्या होगी? ईपी का मतलब क्या हो गया? मांग की लोच। तो क्या हो जाएगा? ईपी जब मांग रेखा x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा तो कीमत की मांग की लोच क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा ईपी, मतलब मांग की लोच बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए 12 नंबर, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होता है। मांग वक्र कैसा होता है? तो दाईं तरफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा दाईं तरफ स्थापित जब वस्तु के कीमत में वृद्धि होगा। 13 नंबर, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा? मांग वक्र कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोचदार। यदि कीमत घट गया, कोई भी चीज का कीमत घट गया और कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा? लोचदार होगा। मतलब सपोज दैट मान लीजिए कोई सामान का मूल्य, जैसे अभी मान लेते हैं कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सरसों तेल हो गया, ये सब का दाम अभी बढ़ा हुआ है। अगर इसमें कीमत घट जाता है तो उस समय कुल आगम क्या हो जाएगा? लोचदार हो जाएगा, आसान हो जाएगा सभी के लिए। 14 नंबर, पूर्ति वक्र में संचलन निम्न कारणों में से होता है। तो क्या क्या कारण से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये उपरोक्त में से सभी, मतलब प्रौद्योगिकी से भी, साधन की कीमतें से भी और उस वस्तु की कीमत से। पूर्ति वक्र का संचालन किन कारणों से होता है? तो इनमें से सभी कारणों से होता है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम मांग फलन का सही वर्णन है? मांग फलन का सही वर्णन है तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P बराबर एफ डी। ठीक है, P बराबर एफ डी, तो मतलब P हो गया इसमें कीमत और D हो गया मांग और Y हो गया वृद्धि। ठीक है, 16 नंबर, माना कि लोग अपने होम बर्गरों की प्याज के साथ पसंद करते हैं। माना कि लोग अपने होम बर्गरों को प्याज के साथ पसंद करते हैं। यदि होम बर्गरों की आपूर्ति में कमी आती है तो प्याज की मांग निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभाव्यता किस की होगी? कैसी होगी? अगर होम बर्गरों में प्याज के साथ हम लोग पसंद करते हैं, उसमें होम बर्गर आपूर्ति में कमी हो जाता है, मतलब वो चीज़ में कमी आ जाता है, प्याज की मांग में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभाव्यता किसकी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कमी आएगी, क्योंकि होम बर्गर और प्याज एक दूसरे के पूरक है। कमी आएगी क्योंकि होम बर्गर और प्याज एक दूसरे के पूरक है। मतलब मान रहे हैं कि ये बर्गर में हम लोग प्याज देके, मतलब प्याज के साथ खाना पसंद करते हैं, तो अगर हम प्याज के साथ ही खाना पसंद करते हैं, अगर प्याज नहीं रहे तो टेस्ट ही नहीं आएगा, इसलिए वो एक दूसरे कमी आ जाएगी और वो एक दूसरे का पूरक है, मतलब एक दूसरे के बिना उसको नहीं खाया जा सकता है। 17 नंबर, दो समांतर मांग वक्र रेखाओं ए बी और सी डी के एक साथ निम्नलिखित आरेख पर विचार कीजिए। कौन सा? तो ए बी देख लेते हैं कहाँ, ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया और सी डी, एक ये हो गया, ये सी डी हो गया। तो आरेख पर विचार कीजिए, एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये आरेख क्या करते हैं तो देखते हैं क्या है ये। 17 का इसमें क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन तो है, आंसर नहीं आया है ना। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। चलिए
हम 17 का ये आरेख दिया हुआ है, इसमें हम लिख देते हैं। आरेख ऐसे है, एक AD AB और CD। तो ये आरेख मांग की कीमत लोच क्या होगा, इसमें प्रश्न पूछ रहा है 17 में कि मांग की कीमत लोच क्या होगा। ये डायग्राम दिया हुआ है। अब मांग की कीमत लोच इसमें पूछा जा रहा है, तो क्या होगा मांग की कीमत लोच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि ऑप्शन देने के लिए हम लोग भूल गए थे, इसमें नहीं दिया गया है। तो ये हो जाएगा आंसर बी। बिंदु आर पर बिंदु एस से ज़्यादा है। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं कि बिंदु आर ये हो गया और बिंदु एस से ज़्यादा है। इसका लेंथ ज़्यादा हो गया यहाँ तक और इसका लेंथ यहीं तक हो गया। ठीक है, यही कह रहा है कि ए बी और सी डी के बीच में जो है कितना है, तो ये ज़्यादा हो गया यहाँ तक और ये बीच में कम पड़ गया। 18 नंबर, दिए गए आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सकल मांग वक्र AD को परिवर्तित करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से सभी। तो AD वक्र कहाँ है पहले देख लेते हैं। AD लाइन ये हो गया, ठीक है। तो ये व्यापार प्रभाव, तरलता प्रभाव, संपत्ति प्रभाव। दिए गए आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सकल मांग वक्र AD को परिवर्तित करेगा। तो व्यापार प्रभाव, तरलता प्रभाव, संपत्ति प्रभाव। 19 नंबर, दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है। तो ये दुर्लभ चित्र हो गया, दुर्लभ टिकट हो गया और इत्यादि की मांग की व्याख्या किस प्रभाव से की जाता है। तो ये स्नॉप प्रभाव से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, स्नॉप प्रभाव। 20 नंबर, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल क्यों होता है। मांग वक्र जो है, मांग जो होता है ना, वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 2 नंबर, केवल 2, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ही मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल होता है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी है। वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक के पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन से अर्थशास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, J.R. हिक्स। 22 नंबर, खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजिल नियम के द्वारा। 23 नंबर, मांग सिद्धांत के क्रमिक विकास के क्रम की शिनाख्त कीजिए। क्या करना है, इसको अरेंज करना है कि कौन क्या करना है। मांग सिद्धांत के क्रमिक विकास के मांग सिद्धांत पर इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो पहले कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले मार्शल के नियम, मार्शल का मांग सिद्धांत, ये फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। ये आ जाएगा सेकेंड नंबर में, ये सीरियल ही है आंसर में भी। और ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। ABCD मतलब मार्शल का मांग सिद्धांत, अधिमान वक्र रेखा, स्वप्रकाशित अधिमान सिद्धांत, मांग की मंद अधिमान क्रम सिद्धांत, ये चारों हो जाएगा। मांग सिद्धांत को कैसे क्रम में करते हैं, तो पहले मार्शल का मांग सिद्धांत, फिर अधिमान वक्र रेखा, फिर स्वप्रकाशित अधिमान सिद्धांत, फिर मांग की मंद अधिमान क्रम सिद्धांत। 24 नंबर,
24 नंबर में क्या करना है, सूची को मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को। तो इसको ये मिला हुआ है, बस और 2-4 प्रश्न होगा पहले से टिक किया हुआ, बाकी बात अब नहीं मिलेगा। चलिए इसको मिलान करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, मांग की गणनवाची उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे। मांग की प्रकट वीरता सिद्धांत किसने दिए थे, तो हिग्स ने दिए थे। सॉरी हिग्स नहीं दिए थे। ये मांग की गणनवाची उपयोगिता सिद्धांत दिए थे अल्फ्रेड मार्शल ने, और मांग की प्रकट वीरता सिद्धांत दिए थे सैमुअलसन ने, और मांग के तटस्थ वीरता सिद्धांत किसने दिए थे, तो हिग्स ने, और अनिश्चितता के अंतर्गत उपयोगिता का सूचकांक सिद्धांत दिए थे जॉन वेन न्यूमैन तथा मार्गस्टन ने। इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा कलर पेन से देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, मांग की गणनवाची उपयोगिता किसमें है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल में है। मांग की प्रकट वृत्तीय सिद्धांत किसने दिए थे, सैमुअलसन ने दिए थे। मांग की तटस्था वृत्तीय सिद्धांत किसने दिए थे, हिग्स ने दिए थे। अनिश्चितता के अंतर्गत उपयोगिता सूचकांक सिद्धांत किसने दिए थे, तो जॉन वॉन न्यूमैन तथा मार्गस्टन ने दिए थे। चलिए, ट्वेंटी 25 नंबर, श्रम के लिए फर्म की मांग व्युत्पन्न मांग है क्योंकि वह निम्नांकित पर निर्भर है। श्रम के लिए फर्म की मांग व्युत्पन्न मांग है क्योंकि वह निम्नांकित पर निर्भर है, किस पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वस्तुओं के एवं सेवाओं जिनका उत्पादन करने में श्रम मदद करता है की मांग, मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं जिनका उत्पादन करने में श्रम मदद करता है की मांग है। श्रम के लिए फर्म की मांग उत्पन्न है क्योंकि वह सारा चीज करने में उसको मदद करता है। 26 नंबर, मांग सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों के उदय को समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। मांग के सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों के उदय को समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, मतलब इसको भी अरेंज करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा मांग सिद्धांत के विकास में, तो पहले में आ जाएगा ये नंबर मापनीय उपयोगिता, ये फर्स्ट में आ जाएगा। और फिर सेकंड में आ जाएगा ये क्रम सूचक उपयोगिता। उसके बाद ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे प्रकट अधिमान, और ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पे न्यूमैन मार्गस्टन उपयोगिता सिद्धांत। तो एक बार और फिर इसको देखते हैं। मांग सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों के उदय को समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले हो जाएगा मापनीय उपयोगिता, फिर हो जाएगा क्रम सूचक उपयोगिता, फिर हो जाएगा प्रकट अधिमान सिद्धांत, और फिर हो जाएगा न्यूमैन मार्गस्टन उपयोगिता सिद्धांत। 27 नंबर, यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो, यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि का परिणाम स्वरूप क्या होता है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ती है। यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक, अगर फिर ऋणात्मक होता तो ये घट जाता, यहाँ पे क्या है धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, बढ़ता है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि ये सत्य है। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। यदि वस्तु की मांग मतलब कोई भी वस्तु का मांग ज़्यादा हो रहा है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। जैसे मान लेते हैं कि अभी सभी को चाहिए फ्रिज, हर पर इंसान को एक फ्रिज चाहिए, मांग है फ्रिज का, तो फ्रिज के लिए तो फिर अगर फ्रिज परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि
फिर हमको साधन भी तो चाहिए। अगर शॉप से हम फ्रिज खरीदे तो फ्रिज को घर ले जाने के लिए भी तो साधन चाहिए। तो वही कह रहा है अगर मांग अधिक होगा तो साधन का भी मांग अधिक होगा। ये सही है, बाकी बात सारा गलत है। 29 नंबर, मांग का संकुचन होता है जब, मांग का संकुचन कब होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाती है। अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं, संबंधित वस्तु मान लेते हैं कोई भी चीज़, अगर उसका कीमत बढ़ जाता है तो मांग का संकुचन होता है। तो 30 नंबर, अन्य बातों के समान होते हुए, मतलब सभी बात समान है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब अन्य बढ़ती है तो उसकी मांग में होगा, क्या होगा? 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा ए नंबर, संकुचन। मतलब क्या होगा? अन्य बातें समान है, जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में क्या होगा? मांग भी बढ़ेगा। देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल्स। अन्य बातों के समान होते हुए भी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में संकुचन होती है, और इससे विपरीत जब मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ती है तो इसे मांग विस्तार कहते हैं। चलिए 31 नंबर देखेंगे प्रश्न। कथन है और कारण है। कथन है कि ए है, वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं के तरफ गिरता है, मतलब बाएं से दाएं ऐसे। कारण आर, कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। तो 31 का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ए तथा आर दोनों सही है, ठीक है, ए भी सही है और बी आर भी सही है। ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये वस्तु की मांग फलन के बारे में बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? कीमत परिवर्तन के बारे में बता रहा है। तो दोनों अलग है, लेकिन कथन दोनों का सही है। 32 नंबर, व्युत्पन्न मांग का अर्थ है। व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है? 32 का हो जाएगा डी नंबर, उत्पादन के साधनों की मांग। जैसे उत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन के साधनों की मांग, मतलब उसके उत्पादन करने में जो साधन है, जैसे मान लेते हैं हम खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए अब साधन तो हमको चाहिए ना, ट्रैक्टर, हल, कुदाल, खुरपी, ये सब का क्या होता है? साधनों का भी मांग बढ़ जाता है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता है? मतलब कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण, मतलब एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता है, मतलब एक छोटा सा परिवर्तन हो जाए और डिमांड भी नहीं खिसकता है। तो देखते हैं क्या होता है। 33 का हो जाएगा ए नंबर, 33 का हो जाएगा ए नंबर, वस्तु का मूल्य। अगर वस्तु का मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता है, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता है? तो वस्तु का मूल्य। 34 नंबर, यदि मांग वक्र अति प्रबल हो तो वक्र प्रत्येक बिंदु बाईं से दाईं ओर प्रदर्शित करेगा। बाईं से दाईं की ओर, मतलब ऐसे ऐसे डायग्राम बनता है, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ बाएं से दाएं की ओर, तो दाएं की ओर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थिर कुल व्यय। क्या हो जाएगा? स्थिर कुल व्यय। 35 नंबर, यदि निम्नलिखित में से कौन एक रेखिक मांग फलन होगा? निम्नलिखित में से कौन एक रेखिक मांग फलन होगा? तो 35 का हो जाएगा ए नंबर, P इंटू क्यू बराबर 100। 36 नंबर, आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है, आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोकप्रिय बनाया 36 का हो जाएगा बी नंबर, मार्शल ने। आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोकप्रिय, मतलब आसानी तरह से समझाया गया। तो कौन समझाया? तो मार्शल ने। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावेगिक
प्रावेगिक मांग फलन है। तो कौन है? 37 का हो जाएगा बी नंबर, डी टी बराबर ए प्लस बी पी टी माइनस 1। ये थ्योरी से है रिलेटेड प्रश्न, थ्योरी को समझना होगा तभी ये प्रश्न बनेगा। ऐसे नॉर्मल में हम देख लेते हैं कि बी नंबर है डी टी बराबर ए प्लस बी पी टी माइनस 1। 38 नंबर, साधारण मांग फलन के संदर्भ में क्या सत्य है? साधारण मांग फलन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो 38 का हो जाएगा डी नंबर। यह आय के प्रति शून्य कोटि व कीमतों के प्रति एक कोटि के समान फलन होता है। समान साधारण मांग फलन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो यह आय के प्रति शून्य कोटि व कीमतों के प्रति एक कोटि के समान फलन होते हैं। 39 नंबर, सामान्यतः मांग की रेखा है। सामान्यतः मांग की रेखा है कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरती हुई। बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरती हुई इसी तरह का होता है y x 0। बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरती हुई होती है। 40 नंबर, निम्न में से कौन विकुंचित मांग वक्र परिकल्पना को प्रतिपादक है? मतलब मांग विकुंचित मांग वक्र का परिकल्पना का प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, पॉल स्वीजी थे। कौन थे? तो पॉल स्वीजी। 41 नंबर, विकुंचित मांग वक्र के मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकार क्या है? अल्पाधिकार इसमें मांग विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकार क्या है? तो 41 का हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त सभी करते हैं। कौन? तो परस्पर निर्भरता का स्वीकार करते हैं, कपट संधि नहीं करते हैं, कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत ये सारा कुछ होता है। 42 नंबर, मांगजन्य मुद्रास्फीति। मांगजन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किसको सृजित नहीं होती है? मांगजन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किससे सृजित नहीं होती है? तो 42 का हो जाएगा डी नंबर, ऊंची कर दर से नहीं होगा। तो किससे होगा? सरकारी व्यय में वृद्धि से हो जाएगा, बजट घटा से हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से हो जाएगा। मतलब पैसा भी, मुद्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, उससे भी हो जाएगा मांगजन्य मुद्रास्फीति। सरकारी में ज़्यादा व्यय हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। बजट घटा हो जाएगा उससे। लेकिन किससे नहीं होगा? तो ऊंची कर दर से, ज़्यादा टैक्स लगाने से नहीं होगा। 43 नंबर, यदि मांग फलन P × Q बराबर 60 दिया हुआ हो, जहां P कीमत है, P क्या है? कीमत है। P कीमत है तथा Q मात्रा को दर्शाता है, तो कीमत P बराबर 6 पर मांग की लोच कितनी होगी? मांग की लोच कितनी होगी? तो ऑप्शन ये हो जाएगा 43 का हो जाएगा सी नंबर, +1 हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका एक फार्मूला है निकालने का, इस फार्मूले से निकलेगा। मांग की लोच बराबर होता है EP बराबर DQ DP × P/Q। इस पे बनाएंगे तो इसका आंसर 1 निकल जाएगा। ठीक है, जिसमें P हमारा दिया हुआ है प्राइस और Q दिया हुआ है मात्रा। 44 नंबर, जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग होगी। जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग होगी। क्या हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा बी नंबर, गिरावट होगा। जब किसी वस्तु के प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग भी गिरावट आएगी। इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं क्या है। जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में भी गिरावट होगी।
ऐसा स्थापन वस्तु की दशा में होता है, स्थापन वस्तु की दशा में ही ऐसा होता है। एक वस्तु का मूल्य में कमी दूसरे वस्तु की मांग में कमी ला देते हैं, तो ऐसी वस्तु स्थापन वस्तु कहलाती है। जैसे चाय और कॉफी, ये दोनों स्थापन वस्तु है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विकुंचित मांग के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विकुंचित मांग के लिए सत्य नहीं है? तो 45 का हो जाएगा डी नंबर। यह एकाधिकारिक फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है, ये गलत है। तो सही कौन सा है? ये सतत वक्र है, या बाएं से दाएं की ओर गिरता है, या बाजार में कीमतों को जड़ता की व्याख्या करता है। ये तीनों सही है और ये गलत है। तो विकुंचित मांग के लिए निम्न कथन सत्य कौन कौन है? तो ये सतत वक्र है, या बाएं से दाएं के लिए और गिरता है, या बाजार में कीमतों को जड़ता की व्याख्या करता है। चलिए 46 नंबर प्रश्न, मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है जब मांग वक्र कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आयतीय परिवलय वक्र का होता है। कैसा होता है? तो आयतीय परिवलय होता है। ये डी ऐसे ये हो जाएगा, y मूल्य हो जाएगा, इधर मूल्य इधर मात्रा x। कह रहा है कि मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच समान होती है जब मांग वक्र कैसा होता है? आयतीय परिवलय वक्र होता है। 47 नंबर, मांग में परिवर्तन का अर्थ है। मांग में परिवर्तन का अर्थ है, तो 47 का हो जाएगा डी नंबर, मांग वक्र स्थान परिवर्तन। मांग वक्र का स्थान परिवर्तन। मांग में परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? मांग वक्र का स्थान परिवर्तन। 48 नंबर, कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? कीमत बदले बगैर, अगर कीमत में परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, मांग में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। मांग में वृद्धि कहते हैं और मांग में कमी कहते हैं, दोनों हो जाएगा। 49 नंबर, कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को क्या कहते हैं? तो 49 का हो जाएगा डी नंबर, मांग की लोच द्वारा मापा जाता है। क्या होता है? मांग द्वारा मापा जाता है। कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को कहते हैं क्या? तो मांग की लोच द्वारा मापा जाता है। 50 नंबर प्रश्न, अन्य बातों के समान रहने पर यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होती है, अगर देखिए सारा चीज समान रहे और यदि एक परिवार के मतलब आय जो है इनकम है उसमें वृद्धि होती है, तो एक वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जा सकता है किससे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांग वक्र के दाईं ओर खिसक जाना। मांग वक्र किस तरफ? दाईं ओर खिसक जाना। चलिए आज हम लोग टोटल 1 से 50 प्रश्न, मतलब टोटल 50 प्रश्न हम लोग आज देखे। अच्छा क्वेश्चन था, टोटल इकोनॉमिक्स का, मांग से रिलेटेड था, और इसका भी बहुत सारा प्रश्न है मांग चैप्टर से। तो इसका हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग 50 क्वेश्चन लेंगे, और टोटल 2300 प्रश्न है इस चैप्टर में, टॉपिक में। अब हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर कल देखते हैं। धन्यवाद।